नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे आखिर क्यों ऑपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी जाति जनगणना करवाने के लिए पूरे भारत में बोल रहे हैं। देश के एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है, इस कमरे में दलित कितने हैं। सवाल, आपने जो इकोनॉमिक सर्वे की बात की, देखिए सवाल क्या है। सवाल ये है, पहला सवाल जो कास्ट सेंसस से क्लियर हो जाए, इस देश में कितनी आबादी किसकी है। आखिर क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मामला है या सच में पब्लिक के लिए कोई फायदा होगा। सबसे पहले तो ये जानते हैं आखिर जाति जनगणना होता क्या है। भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। इससे सरकार को विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। किसके तबके को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, कौन हिस्सेदारी से वंचित रह गया, इसके माध्यम से इन सब बातों का पता चलता है। जाति जनगणना का मंशा ये है कि जब देश की जनगणना की जाए तो इस दौरान लोगों से उसकी जाति भी पूछी जाए। इससे देश की आबादी के बारे में तो पता चलेगा ही, साथ में इस बात की भी जानकारी होगी कि देश में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो जाति के आधार पर लोगों की गिनती करना ही जाति जनगणना होता है। अब आप सबने ये जरूर ही सुना होगा कि किसी भी प्रॉब्लम को जानने से पहले उसके इतिहास में झांक के देखना होता है, तब समझ में आता है कि आखिर इस मुद्दे का जड़ क्या है। अब थोड़ा इसकी डिटेल में जानने के लिए हमको कई सौ साल पीछे जाना होगा, जब जाति जनगणना की शुरुआत होती है। बात है साल 1749 की, जब विश्व में मॉडर्न मेथड एंड सिस्टमैटिक मैनर से फर्स्ट टाइम जनगणना स्वीडन में हुई थी। और उसके बाद साल 1790 में फर्स्ट टाइम जनगणना मतलब सेंसस अमेरिका में हुआ था। और वही भारत में जनगणना की शुरुआत हुई ब्रिटिश राज में 1872 में। इसको करवाने वाले थे ब्रिटिश साम्राज्य के वायसराय लॉर्ड मेयो। इनके अंडर में जाति जनगणना पहली बार कराई गई थी। वही साल 1881 में फर्स्ट टाइम जनगणना के आंकड़े जारी किए गए और उसके बाद हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी और उस टाइम से साथ में जाति जनगणना भी कराया जाने लगा। अब इसके बाद की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। भारत में लास्ट टाइम ब्रिटिश शासन के दौरान जाति मतलब कास्ट के आधार पर 1931 में जनगणना हुई थी। इसके बाद 1941 में भी जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े पेश नहीं किए गए। इसके बाद अगली जनगणना से पहले देश आजाद हो चुका था, यानी अब ये जनगणना 1951 में हुई। लेकिन इस जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ही गिना गया। कहने का मतलब यह है कि 1951 में अंग्रेजों की जनगणना पॉलिसी में बदलाव कर दिया गया, जो कामोबेश अभी तक चल रहा है। इस जनगणना से पहले साल 1950 में संविधान लागू होते ही SC और ST के लिए आरक्षण शुरू कर दिया गया था। कुछ साल बीते और पिछड़े वर्गों की तरफ से भी आरक्षण की मांग उठने लगी। आरक्षण के मामले में पिछड़ा वर्ग की परिभाषा कैसी होगी और इस वर्ग का सुधार कैसे हो, इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में काका कालेकर कमीशन बनाया। अब काका कालेकर कमीशन ने 1931 की जनगणना को आधार मानकर पिछड़े वर्ग का हिसाब लगाया। अब ये 1931 जो अंग्रेजों ने करवाया था जनगणना, उससे उन्होंने हिसाब लगाया था। लेकिन काका कालेकर कमीशन के सदस्यों में दो बातों को लेकर बहस थी कि जनगणना जाति के आधार पर होना चाहिए या जनगणना आर्थिक के आधार पर होना चाहिए। बस इन्हीं बहस के चलते ये कमीशन इतिहास में महज एक कागज में रह गया। अब साल था 1978 और देश में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी वाली सरकार थी। इस सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा आयोग बनाया, लेकिन साल 1980 में दिसंबर तक जब मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, तब तक जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी। मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर ही ज्यादा पिछड़ी जातियों की पहचान की। कुल आबादी में मतलब 52% हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की मानी गई। मंडल आयोग की तरफ से यह भी कहा गया कि पिछड़े वर्ग को गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 27% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। हालांकि मंडल आयोग की सिफारिशों पर अगले 9 सालों तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन साल 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की उस सिफारिशों को लागू कर दिया, जिसमें पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया, सरकारी नौकरियों में 50% का आरक्षण मिला। बीपी सिंह के इस फैसले के बाद बवाल शुरू होता है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसके बाद बारी थी 1992 में दिए गए इंदिरा साहनी के हिस्टोरिकल डिसीजन की, जिसमें आरक्षण को सही माना गया, लेकिन मैक्सिमम लिमिट
50% फिक्स कर दी गई। अब साल था 2006 का। यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर अर्जुन सिंह ने मंडल पार्ट 2 शुरू कर दिया और इस मंडल आयोग की एक दूसरी सिफारिश को लागू कर दिया गया, जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स की तरह गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे यूनिवर्सिटीज, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज में भी पिछड़े वर्ग मतलब बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण दिए जाने पर मोहर लगा दी गई। इस बार भी विवाद हुआ, लेकिन सरकार अड़ी रही और ये लागू हो गया। अब साल था 2010। कांग्रेस की सरकार थी और देश में जाति आधारित जनगणना की मांग उठने लगी। लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, गोपीनाथ मुंडे जैसे नेताओं ने खूब जोर लगाकर मांग उठाई। हालांकि कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी। वही साल 2011 के मार्च महीने में तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम ने जाति जनगणना मतलब कास्ट सेंसस पर अपनी बात रखी और यह संकेत दिया कि जो लोग इस जनगणना में काम करते हैं उसके पास इस तरह की ट्रेनिंग या अनुभव नहीं है। और लालू जैसे अपने सहयोगी के दबाव में आकर कांग्रेस ने जाति जनगणना पर फिर विचार शुरू कर दिया और उसके बाद प्रणब मुखर्जी के अंडर में एक कमेटी बनाई गई जिसमें जनगणना के पक्ष में सजेशन दिए गए। इस जनगणना का नाम दिया गया सोशियो यानी इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। सोशियो को पूरा करने में कांग्रेस ने 4,800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जिला दर जिला पिछड़ी जातियों को गिना गया और इसका डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दिया गया, जिसके कई साल बाद भी डेटा पर बात नहीं हो पाई। और उसके बाद साल 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है और बीजेपी सरकार में आ जाती है। अब जब सरकार बदलती है तब थोड़ी बहुत सुगबुगाहट जरूर हुई और जातीय जनगणना के डेटा का क्लासिफिकेशन के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया, लेकिन इस ग्रुप ने रिपोर्ट दिया ही नहीं। इसकी जानकारी अब तक नहीं आई है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने भी जातियों के आंकड़ों को जारी करना उचित नहीं समझा। अब ये तो था इतिहास का सेंसस का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस पार्टी ने क्या शुरू किया। अब आपके अंदर ये क्वेश्चन जरूर चलते होंगे कि जाति जनगणना आखिर क्यों जरूरी है हम लोगों के लिए। और वहीं दूसरा क्वेश्चन है, जाति जनगणना से क्यों डरती है केंद्र सरकार। जातिगत जनगणना के पक्ष में और उसके खिलाफ कई तरह के लॉजिक दिए जाते रहे हैं, लेकिन इसके पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि इस तरह की जनगणना करवाने से जो आंकड़े मिलेंगे उन्हें आधार बनाकर सरकार वेलफेयर स्कीम का प्रॉफिट समाज को उन तबकों तक पहुंचाया जा सकेगा जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और न्यू कास्ट सर्वे की बढ़ती मांग का उद्देश्य यही है, जो नॉन अपर कास्ट कम्युनिटीज हैं और जो बैकवर्ड क्लासेस और जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस में लोग हैं कि आखिर में ये है कितने, जैसा राहुल गांधी जी बोलते हैं। ये कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन है। इन प्रेजेंट टाइम सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ऑर्डर रिजर्वेशन 50% है। जैसे मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था, वही तमिलनाडु, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने इस 50% के आंकड़ों को बढ़ाने के लिए कानून भी पारित किए हैं। भारत की मौजूदा जाति जनगणना के आंकड़े 1951 से 2011 तक के हैं, जिसमें केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। वही सेंट्रल कोटा सिस्टम के अकॉर्डिंग ओबीसी के लिए सिर्फ 27% सीटें अलग रखी गई है और एक्सपर्ट ने सजेशन दिया है कि एक्चुअल में ओबीसी की पॉपुलेशन का रेशियो दूसरे रिजर्व सीटों से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा मिंट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15% के साथ एससी हैं, 7.5% के साथ एसटी हैं और 10% कोटे के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया गया है। वहीं बिहार की जाति आधारित जनगणना को देखें तो पता चलता है कि बिहार की पॉपुलेशन में अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। 36% सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है। इसके बाद 27.13% के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग है।
ये मिलाकर राज्य की कुल 13.7 करोड़ आबादी का 63% है। वहीं अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जाति जनगणना से आखिर केंद्र सरकार इतना डरती क्यों है। मान लीजिए जातिगत जनगणना होती है तो अब तक की जानकारों में जो आंकड़े हैं वो ऊपर नीचे होने की पूरी संभावना है। जैसे ओबीसी की आबादी 52% से घट जाती है तो ये एक नया विवाद हो सकता है, और मान लीजिए ये परसेंट अगर बढ़ जाता है तो इसकी भी पूरी संभावना है कि सत्ता और संसाधनों में हिस्सेदारी की और मांग उठेगी। सरकार शायद इसी बात से डरती है क्योंकि आदिवासियों और दलितों के आकलन में फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि वो हर जनगणना में गिने जाते हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना में परसेंट में बढ़ने घटने की गुंजाइश अपर कास्ट और ओबीसी के लिए हो सकती है। भाजपा की पकड़ अभी अपर कास्ट में ज्यादा है। आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर अपर कास्ट विरोध करेगी और सरकार की परेशानी बढ़ेगी, और इससे सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि जिसका समर्थन ज्यादा है वो गिरा भी सकता है। वही दोस्तों, साल 2010 में जब बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं थी तब संसद के अंदर बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर तर्क दे रहे थे। कह रहे थे कि अगर ओबीसी जातियों की गिनती नहीं हुई तो उनको न्याय देने में और 10 साल लग जाएंगे। इसके बाद जब भाजपा सत्ता में आई और तय समय के अनुसार 10 साल बाद 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन नहीं हुई, तब इसी साल संसद में भाजपा से सवाल किया गया 2021 की जनगणना जातियों के हिसाब से होगी या नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। सरकार का लिखित जवाब आया, कहा कि सिर्फ SC ST को ही गिना जाएगा, यानी ओबीसी जातियों को गिनने का कोई प्लान नहीं है। कहने का मतलब यह है कि केंद्र में जो भी सत्ता में रहती है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और भी हो, वो जाति जनगणना को लेकर आकलन करती ही है, और विपक्ष में जब ये पार्टियां आती हैं तो जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाती है, क्योंकि भैया चुनाव तो जीतना ही है ना, चाहे कोई भी मुद्दा हो। पब्लिक को गुमराह करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।